बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में जा रहा था। आज मैं बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मैंने चाँद को छूने की ख्वाहिश की थी और चाँद मेरी दस्तरस में आ गया था। तभी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर हकदक रह गया। ये क्या था? कमरे का मंजर मेरी तवक्को के बरक्स था। कमरे में सेज की लड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। जेवर भी ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हुआ था जैसे किसी ने लापरवाही से फेंक दिया हो। और बाकी कमरे का भी हशर नशर था। और वो सामने ही बेड पर स्याह नाइटी में मलबूस सो रही थी, या फिर शायद सोने का नाटक कर रही थी। कितनी देर मैं हैरान और परेशान सा खड़ा देखता रहा। वो जिसे मैं आज सुर्ख रंग के लिबास में देखने का ख्वाह था, वो स्याह रंग ज़ेबतन कर चुकी थी। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी वो चौंक गई और उठकर बैठ गई। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, ये सब क्या है? उसने मुझे जवाब देने की बजाय मुंह दूसरी तरफ कर दिया था। उसके रवैये से मैं परेशान होकर रह गया था। आखिर मुझे बताओ पलविशा कि ये क्या तमाशा है? अगर तुम मुझसे शादी करने पर राज़ी नहीं थी तो तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था। तुम अपने माँ बाप को साफ ये बात बता देती, इनकार कर देती, या फिर मुझे बता देती। मैंने नरमी से कहा था। अब की बार वो झुंझलाकर कहने लगी कि मेरा इस कमरे में दम घुट रहा है। मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। इस कमरे से बड़ा तो हमारे घर का किचन है। मैं इस ढरबेनुमा कमरे में कैसे रह सकती हूँ? मेरा दम घुट जाएगा, मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं पुरसकून सा होके मुस्कुरा दिया था। मैं जो समझ रहा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है, तो यह खदशा भी दूर हो गया था। उसे शादी से मसला नहीं था, बल्कि वो इस माहौल से, इस छोटे से घर से परेशान हो गई थी। उसने सारी जिंदगी महल जैसे घर में गुजारी थी और उसके लिए तो ये अचंभे की ही बात थी। मगर ये सब कुछ तो उससे पहले भी पता था। शादी से पहले भी एक आध बार यहाँ पर आई थी। यूं भी मैं कोई गैर नहीं था, उसकी फूफो का बेटा था और वो हमारे हालात के बारे में तो बहुत अच्छे से जानती थी। यही बात मैंने उसे बताई कि अब तुम्हें यहीं पे रहना है, इसी घर में, क्योंकि अब यहीं तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा ससुराल है। ये बात कहते हुए मैंने उसका हाथ थाम लिया था। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाया और नम आंखों से कहने लगी, मगर एक दूसरा रास्ता भी तो है। कौन सा रास्ता? मैंने उसे हैरान होकर देखा। वो झिझकते हुए कहने लगी कि बाबा ने आपको घर पे रहने की ऑफर भी तो की थी और आप इस ऑफर से फ़ायदा क्यों नहीं उठा लेते? हम इस घर में बहुत खुश रहेंगे, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, और फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और उसे कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे घर जवाई बन के रहना गवारा नहीं है। तभी तो मैंने मामू को पहले ही इस बात से इनकार कर दिया था। अब वो चुप की चुप रहेगी। फिर जब मैं उसके पास हक की ज़ौजियत के लिए जाने लगा तो उसने साफ मना कर दिया। अगर मेरे पास आना है तो आपको मेरे घर चलकर रहना होगा। इस सारी सूरत हाल से मैं हैरान परेशान था। वो एक दिन की दुल्हन थी, घर भी मेहमानों से भरा पड़ा था और वैसे भी मैं उसे प्यार से अपनाना चाहता था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। तभी मैंने उसे इस बात के लिए फोर्स नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा हो, और इस चीज़ के लिए तो सारी उम्र पड़ी थी। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए मगर वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। मैं इसी सोच में था कि इन हालात से मैं कैसे निपटूं, और दूसरी तरफ अपनी परेशानी को छुपाकर सबके सामने खुद को खुशबाश जाहिर करना भी मुश्किल काम था। मैं जब भी उसके करीब जाता तो वो कुछ ऐसा कर देती कि खुद ही पीछे हट जाता। उस दिन मौसम ख़राब था, पूरे इलाके की ही बिजली गई हुई थी। ऐसे में जब मैं कमरे में गया तो वो फट पड़ी। कहने लगी, ये भी कोई ज़िंदगी है? इस घर में रहना आसान नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप के घर में लेकर जाओ। उसकी ये जिद देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और इत्तेफाक से आज मेरी बाइक भी पंक्चर हो गई थी। इस सूरत हाल में उसे कैसे लेके जाता? मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की मगर वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा था। मैं फिर उसे बहलाने लगा कि अभी लाइट आ जाएगी तो गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। वो तंज़िया अंदाज में हंस पड़ी कि लाइट आ जाने से क्या होगा? कौन सा यहाँ पे एसी लगा हुआ है जिसकी ठंडक में पुरसुकून सो जाऊंगी? तुम्हें अंदाज़ा है कि मुझे इस गर्मी में एसी के बगैर सोने की आदत नहीं है, और यहाँ पर तो लाइट भी गई हुई है और पंखा भी बंद है। तुम लोग इंसान हो या क्या चीज़ हो? न जाने कैसे यहाँ पे रह लेती हो। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खुदा खुदा करके जब लाइट आई तो मैं जब उसके पास गया तो वो बहुत बेचैन हो गई थी। उसका सांस उखड़ने लगा था। ये देख के मैं परेशान हो गया।
اس کو सांस की प्रॉब्लम तो नहीं, मैं उसे बुला रहा था मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इस वक्त कोई सवारी भी नहीं है जो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊं। मैंने कमरे की लाइट ऑन की और बेचैनी से उसे पूछने लगा कि तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो इशारे से कहने लगी कि मुझे पानी दो। जो मैंने उसे पानी लाकर दिया तो काफ़ी देर के बाद उसकी तबीयत संभली थी और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस कमरे में मेरा दम घुट रहा था मगर तुम्हें मेरा एहसास ही नहीं है। इस कदर गर्मी में मेरे पास मत आओ वरना मेरा दम घुट जाएगा। और फिर मैं उसकी तबीयत खराबी का सोचकर पीछे हट गया। वो बार बार उठकर बैठ रही थी और अपने सीने को मसल रही थी। कभी उठकर कमरे में टहलने लगती, फिर मैं उसे लेकर छत पर आ गया। खुली फिजा में सांस लेने से उसकी तबीयत पहले से बहाल हो गई थी। और फिर आधी रात के करीब जाकर जब वो सोई तो तब जाके मैं पुरसुकून हुआ और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजारेगी। अभी तक हम दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मैं जब भी इस बारे में बात करता तो मुझे कहती कि इस काम के लिए आपको मेरे घर में चलना पड़ेगा तो ही मैं आपकी बात मानूंगी। और मुझे ये सोचकर अफसोस हो रहा था कि मैंने उसे क्या समझा था और वो क्या निकली थी। ये सच था कि मैं उसे पसंद करता था मगर अम्मी और मामू की भी यही ख्वाहिश थी और मैं उनकी ख्वाहिश से कैसे इनकार कर देता। मैंने आज तक अम्मी की कोई बात नहीं टाली थी, तभी तो वो मुझे अपना फर्माबरदार बेटा कहती थी। एक उनकी बहू थी जो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। अगर यही सब कुछ चलता रहता तो मैं उसके साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। फिर अगले दिन बारिश होने की वजह से मौसम भी बहुत अच्छा था। मौसम में गर्मी की शिद्दत नहीं थी। जब मैं कुर्बत हासिल करने के लिए उसके पास गया तो वो हस्बे मामूल बेचैन होगी और उसका सांस फिर से उखड़ने लगा था। मैंने आहिस्तगी से उसके हाथ को थामा और प्यार से उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था मगर वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। वो अपने हाथ को पकड़कर बैठ गई। मैं ये देखकर हैरान रह गया। उसके हाथ से खून निकल रहा था और चूड़ियाँ उसके हाथ में न जाने कैसे टूटकर चुभ गई थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ना चाहा तो वो जोर जोर से रोने लगी। ये आपका ही दिया गया जख्म है, आपने इस कदर जोर से मेरी कलाई को पकड़ा कि ये चूड़ियाँ टूट गई, मेरी कलाई को जख्मी कर गई। इसके बाद वो वहाँ से उठकर अपने हाथ पर दवा लगाने लगी और मैं हकदक उसको देखता रह गया। ये सोचता रहा कि मैंने तो बस उसके हाथ को थामा था तो उसकी ये चूड़ियाँ कैसे टूट गई। आधी रात तक वो अपना हाथ पकड़कर बैठी रही और बार बार रोने लगती। मैं समझता था कि वो इस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी मगर ये सब तो उसे शादी से पहले देखना चाहिए था। मैं भी एकदम से उसे सारी सहूलियात तो नहीं दे सकता था। जब वो रात को खामोश होकर सो गई तो मैंने भी सुकून का सांस लिया और सोचने लगा कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। यूं भी मैं मामू के घर में जाकर कैसे रह सकता था, ये मेरी खुददारी को गवारा नहीं था। तभी मैंने सोच लिया कि अम्मा से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती हैं। जो मैंने अम्मा से इस बारे में बात की तो वो कितनी देर खामोशी से मेरी तरफ देखती रही और फिर कहने लगी कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम इसको जैसे तरीके से गुजारना चाहते हो गुजारो। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती। तुम अगर वहाँ रहना चाहते हो तो रहो, कुछ दिन वहाँ पर रह के देख लो। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो बेशक तुम वहाँ पे रहना। अम्मा की बात मुझे काबिल कबूल लगी और मैंने सोच लिया कि कुछ दिन मामू के घर में रह के देख लेता हूँ। वो मेरे गैर तो नहीं थे, मेरे अपने ही थे। हो सकता है ऐसे पिलविशा का रवैया मेरे साथ बेहतर हो जाए। अगर मैंने इस रिश्ते को अपनाया था तो उसे निभाना भी फ़र्ज़ बनता था। फिर मैंने अपनी बीवी को ये खुशखबरी सुनाई कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने के लिए तैयार हो गया हूँ। वो कितनी देर बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। जो मैं उसके साथ उसके घर में आया तो आज मैं बहुत खुश था। आज मुझे इस बात का यकीन था कि आज वो मेरे और अपने दरमियान अजनबियत की तमाम दीवारें गिरा देगी और हम एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस वक्त मैं रात को हशाश बशाश सा उसके कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में उसके साथ उसकी छोटी बहन थी। ये देखकर मैं भी सोफे पर जाकर बैठ गया और उसकी छोटी बहन के कमरे से जाने का इंतज़ार करने लगा। तब मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसकी बहन बिस्तर पर ही सो गई और मेरी बीवी आकर मुझे कहने लगी कि अब तानिया के कमरे में जाकर सो जाए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं कितने दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ तो ये मेरे लिए उदास हो रही थी और अगर एक दिन आप गुजार लेंगे तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। उसने मुझसे पहली बार इतने प्यार से बात की थी और मैं कैसे ना मानता। मैं ये सुनकर उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि चलो एक दिन और सही, जहाँ मैंने इतना इंतज़ार किया वहाँ पर एक दिन और इंतज़ार कर लेता हूँ। और मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया। आधी रात का वक्त था जब शोर से मेरी आँख खुली। कमरे की तमाम लाइट्स ऑन थी। यकदम जब मैंने अपनी ख्वाबीदा आंखें खोली तो लाइट मेरी आंखों में चुभने लगी। मेरी आंखें दोबारा बंद हो गई मगर शोर बदस्तूर मेरे कानों में सुनाई दे रहा था।
काफ़ी देर के बाद जब मेरी आंखें इतनी तेज़ रोशनी में देखने के काबिल हुई तो कितने पल मुझे समझने में लग गए थे कि ये क्या हो रहा है। पलवीशा को मुझ पे किस बात पे गुस्सा आ रहा था और तानिया क्यों रो रही थी, और उसका ये हुलिया और मामू ने तो हाथ में पिस्टल ले रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी पलवीशा की आवाज़ सुनाई दी, बाबा आपको यही शख्स मिला था मेरे साथ शादी करने के लिए, क्या देखा था आपने उस शख्स में? आप तो कहते थे कि मेरा भांजा बहुत अच्छा है, तुम्हें वो बहुत खुश रखेगा। ये है आपका वो भांजा जो आपने मेरे लिए पसंद किया? आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये शख्स तो बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। तभी मामू भी अपनी जगह से आगे बढ़े और उन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़कर मेरे चेहरे पे कितने ही थप्पड़ मारे और मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और घसीटते हुए मेन गेट तक लेकर गए। मेरे लिए ये सब हैरानकुन था। मैं गोया शौक के आलम में था। मैं पूछता रहा, मामू क्या हुआ है? आप इस कदर गुस्से में क्यों हैं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अब मुझे बताएं बात क्या हुई है। मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और कहने लगे कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भांजा कहते हुए, और मुझे अफसोस हो रहा है खुद पे कि मैंने तुम्हारे जैसे शख्स का अपनी बेटी के लिए इंतखाब किया। काश तुम मेरे भांजे ना होते, काश तुम मेरी बहन के अकलौते सहारे ना होते, तो मैं अब तक ये तमाम गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार देता। इससे पहले कि मैं गुस्से में हद से बढ़ जाऊं, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर बैठूंगा। मैं कुछ कर बैठूंगा। मेरी तो अकल जैसे माउफ हो गई थी, जहन जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। जिंदगी पल भर में ही कैसे बदल कर रह गई थी। न जाने मामू को मुझ पर किस बात का गुस्सा आया था और उन्होंने ये मेरे साथ क्या किया। पहले उनकी बेटी का मेरे साथ ये रवैया और अब उनका ये सलूक अपनी इस कदर तजलील के एहसास से जैसे मेरा दिल सुलग रहा था। हालांकि मामू ने तो खुद ही पलवीशा का हाथ मेरे हाथ में दिया था। बेशक मैं पलवीशा को पसंद करता था, मगर मैंने कभी भी उनके साथ शादी करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो बहुत अमीर बाप की बेटी थी और बहुत नाजों से पली बड़ी थी, जबकि मैं तो बैंक में मामूली नौकरी करता था। मैं अपने ख़ानदान का इकलौता लड़का था जो पलवीशा की उम्र का था। तभी मामू ने ख़ानदान में रिश्ता न होने की वजह से अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी ख़ानदान से बाहर कर दी थी और फिर इसका अंजाम भी उन्होंने भुगत लिया था। उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी थीं। उनके शोहर ना उनकी परवाह करते थे, ना ही ससुराल वाले, वो उन पर बहुत जुल्म करते थे। मामू उनकी वजह से बहुत परेशान थे और तभी उन्होंने ये फैसला किया था कि पलवीशा की शादी वो मुझसे कर देते हैं। यूँ वो ख़ानदान में उनकी आंखों के सामने ही रहेगी और उन्हें तसल्ली रहेगी। और अब उनका मेरे साथ ये सलूक। मैं फिर घर में आया तो अम्मा ने मुझे आधी रात को यूँ देखा तो हैरान रह गई और वो मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, क्यों इतने खास बाख्ता लग रहे हो? मैं अम्मा को क्या बताता। मैं चुपचाप बैठ गया। अम्मा ने मेरा फटा हुआ गिरेबान मेरे चेहरे पर निशानात देखे तो वो परेशान होगी और मुझे झंझोड़ कर मुझसे पूछने लगी, तो मैंने सारी बात अम्मा को बताई। ये सुनकर अम्मा भी हक्का बक्का रह गई। अम्मा कहने लगी कि तुम्हारे मामू को गलत फहमी हुई होगी, ठीक से बताओ क्या हुआ था। और फिर मैंने सारी बात अम्मा को बता दी। अम्मा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसके बाद मामू के घर में ना कोई हमारे घर में आया और ना ही मामू अम्मा के घर में गए। उन्हें भी बेटे से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं था और उन्हें भी अपने भाई पर गुस्सा था और उसने उनके बेटे के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा। कुछ दिन तक तो मैंने भी खामोशी अख्तियार की रखी और फिर मैंने पलवीशा को कॉल की ताकि उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर सकूं। मेरे दिमाग में अभी भी उसकी बातें बाज़गश्त कर रही थी। तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जल्दी तुम्हें खुला के कागजात भी मिल जाएंगे। मेरे हाथ से मोबाइल नीचे जा गिरा था। ये सब कुछ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और जब मैं अम्मा को परेशान देखता तो मैं एहसास निदामत में मुब्तला हो जाता। ये शादी तो मैंने सबकी खुशी के लिए की थी। अम्मा भी राज़ी हो जाती और मामू को भी इत्मीनान हो जाता, मगर मैं इसमें नाकाम हो गया था। ना मैं खुद खुश रह सकता था, न अम्मा पुरसकून हो सकी और ना ही मामू मुतमिन हो सके। जब अम्मा मुझे परेशान देखती तो मुझे तसल्ली देती कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे मामू को जो गलत फहमी है वो एक दिन दूर हो जाएगी। तुमने कोई जुर्म नहीं किया और यकीन रखो कि सच कभी भी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तुम्हारे मामू को भी तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। और मैं फिर अम्मा की यकीन दहानी करवाने पर मुतमिन हो जाता कि कम से कम मेरी माँ तो मुझ पर एतबार करती हैं। और उस दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो सामने ही मामू बैठे हुए थे। एक पल को उन्हें देख के मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे कैसे रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए जो कुछ मामू ने उस दिन मेरे साथ किया था। उसके बाद कि मैं मामू के पास जाऊं, लेकिन अरमान इसी सोच में गुम था। तभी मामू मुझे देखकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया।
کتنی دیر تک وہ مجھے خود کے ساتھ لگائے میری پیٹھ تھپکتے رہے، پھر خود سے علیحدہ کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم غلط نہیں ہو، تم بالکل صحیح تھے۔ اس دن میں نے تم پر بلا وجہ شک کیا، تم پر ہاتھ اٹھایا، میں اس کے لیے تم سے شرمندہ ہوں۔ ماموں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو میں نے ماموں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیسا شک؟ میں نے حیران ہو کر ماموں کی طرف دیکھا۔ اسی دوران امی بھی کھانا لے کر آ گئی اور ماموں مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ ماموں کس بارے میں بات کر رہے تھے، انہیں مجھ پر کس بات کا شک تھا اور انہیں کون سا سچ معلوم ہوا۔ میرے ذہن میں یہی خود بد لگی ہوئی تھی، اور جب وہ کھانا کھا چکے تو پھر میں اپنی اصل بات پہ آ گیا جو کتنی دیر سے میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں نے ماموں سے کہا کہ تو پھر آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ ماموں کچھ دیر تو خاموش رہ گئے، پھر کہنے لگے کہ دراصل اس راز سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے کمرے میں CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ میری بیٹی دماغی طور پر اب نارمل ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو کبھی کوئی نقصان پہنچائے۔ گھر میں ملازم بھی ہوتے ہیں اور بھی رشتہ دار وغیرہ گھر میں آتے رہتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی کچھ غلط کر سکے کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے، اسے اچھائی برائی کا فرق نہیں معلوم۔ اس کی حفاظت کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ اس بات سے کوئی بھی باخبر نہیں ہے، یہاں تک کہ پلویشا بھی اس بات کے بارے میں نہیں جانتی۔ تبھی تو میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوں کہ میں اسی وقت اگر CCTV کیمرے میں دیکھ لیتا تو سچ میرے سامنے آ جاتا اور مجھے اندازہ ہو جاتا کہ تم غلط نہیں ہو۔ ماموں کی بات سن کر میں مزید الجھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ سیدھی بات کیوں نہیں کر رہے؟ میری پریشانی دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ میں سمجھا تھا کہ تم نے تانیہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور جب میں نے CCTV کیمرے میں دیکھا تو مجھے سچ معلوم ہو گیا۔ مگر ماموں میں ایسا مر کے بھی نہیں سوچ سکتا، آخر آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ میں نے وہ دیکھا جو مجھے دکھایا گیا، میں نے وہ سنا جو مجھے سنایا گیا، تو میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی کیونکہ میں بہت غصے میں تھا، اور تم جانتے ہو کہ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا اور اس سے کسی کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ تبھی میرے ذہن میں تانیہ کا حلیہ گھوم گیا۔ وہ تو بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا لباس بھی تو پھٹا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ یاد آنے پر جو میں نے ماموں کو سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ نظر جھکا کر رہ گئے۔ کہنے لگے کہ اس بات کا جواب تم اپنی بیوی سے پوچھنا کیونکہ اس سب کی ذمہ دار پلویشا ہے۔ میں حق دک ماموں کی بات سنتا رہا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بیوی تھی اور وہ میرے خلاف اتنی گھنونی سازش کیسی کر سکتی تھی؟ ماموں کہنے لگے کہ اب میں نے پلویشا کو سمجھا لیا ہے اور اب وہ تمہارے گھر میں تمہاری مرضی کے مطابق رہے گی، اور ویسے بھی وہ سمجھ چکی ہے کہ تم ہی اس گھر کے شوہر ہو اور اس نے اسی گھر میں رہنا ہے اور یہی گھر اس کے لیے جنت ہے۔ ماموں کے کہنے کے مطابق ہی میں اگلے ہی دن ان کے گھر چلا گیا اور پھر پلویشا بنا کچھ کہے خاموشی سے سر جھکائے میرے ساتھ چلی آئی۔ پلویشا اب میرے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے بیہیو کر رہی تھی، اس کی کسی بات میں احتجاج نہ تھا اور نہ ہی اس نے کسی بات میں انکار کیا تھا۔ جہاں پر میں اس کے اس رویے سے خوش تھا، وہیں پر یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کایا پلٹی کی کیا وجہ تھی۔ اس دن پلویشا نے وہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ اس بات کا جواب تو پلویشا ہی دے سکتی تھی۔ وہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے رہ رہی تھی کہ میں کوئی بات کر کے اسے خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنے ہی دن گزر گئے، میں دل میں یہ بات سوچتا رہا، اسے یہ سوال نہیں کر سکا۔ اور پھر اس دن جب پلویشا اچھے موڈ میں تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مناؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنے والے ہیں، اور میں جب سے آئی ہوں یہ سوچ کر حیران ہو رہی ہوں کہ ابھی تک آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں نہیں پوچھی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ تو خود ہی میری حیرانگی بھی دور کر دو اور بتاؤ کہ تم نے وہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ وہ افسردہ سی ہوگی، کہنے لگی کہ دراصل میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ابو سے محبت کرتی ہوں، اور ابو کو جب میں اپنی بہنوں کے لیے پریشان دیکھتی تھی تو مجھے یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں کبھی بھی اپنی وجہ سے ابو کو پریشان نہیں کروں گی کیونکہ دونوں بہنوں کے سسرال والے اور شوہر ان کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں تھے، اور وہ جب بھی آتی تھی روتے ہوئے آتی تھی اور روتے ہوئے جاتی تھی، اور ان کی وجہ سے ابو کتنے دن تک بے چین رہتے تھے۔ ان کی بے چینی کی میں گواہ ہوں۔ تبھی ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں خاندان سے باہر شادی کروں۔ نبیل میرا کلاس فیلو تھا اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت مخلص تھی۔ جب ابو نے مجھ سے میرے خاندان میں شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ابو کو انکار نہیں کر سکی، کیونکہ ایک تو میں ان کی نظر میں اپنا مقام نہیں گرانا چاہتی تھی اور دوسرا میں انہیں تکلیف بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اپنی محبت کی قربانی دے دی اور ابو کو نبیل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔
نبیل نے اس بات پر بہت احتجاج کیا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ابو میرے خاندان سے باہر کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کریں گے۔ میری دونوں بہنوں کی زندگی اس کے سامنے تھی، جبھی وہ خاموشی سے اپنے راستے پہ چلا گیا، مگر میں اسے اپنے دل سے کبھی بھی نہیں نکال سکی تھی۔ جب میں آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو بلانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ گو کہ آپ مجھے برے نہیں لگتے تھے، آپ میرے ابو کا انتخاب تھے۔ ابو آپ کو بہت پسند کرتے تھے، تب بھی میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ میری زندگی سے نکل جائیں اور مجھ پر کوئی بات بھی نہ آئے۔ اور پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور پھر میں نے تانیہ کو ساری بات کے لیے رضامند کیا۔ پہلے تو وہ اس بات کے لیے نہیں مان رہی تھی، مگر پھر میں نے اسے کہا کہ ایسا کرنے سے میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہوگی۔ میں اس کے ساتھ آپ کے کمرے میں گئی اور پھر زور زور سے شور مچا دیا، اور شور کی آواز سن کر ابو بھی وہاں پر آ گئے، اور میں نے انہیں کہا کہ میں تانیہ کی آواز سن کر یہاں پر آئی تھی اور یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب میں نہیں جانتی تھی کہ تانیہ کے کمرے میں CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، اور جب ابو نے CCTV کیمرہ دیکھا تو انہیں سب کچھ پتہ چل گیا۔ آپ اپنی جگہ پر سو رہے تھے اور ہم دونوں ہی شور مچا رہی تھی۔ ابو نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو میں نے ابو کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ تم نے بہت غلط کیا، تمہارا شوہر بہت اچھا انسان ہے، تم نے اس کے ساتھ غلط کیا، تم نے الزام لگایا، وہ بھی اپنے شوہر پر۔ جانتی ہو تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو مجھے بھی احساس ہو گیا کہ مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں حق اقصا یہ بات سنتا رہا تھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ تبھی وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی، رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ بالآخر میرا دل پسیج گیا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ دوستو ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔